स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर सीरीज़ को लगातार हम 8 से 10 दिनों से चला रहे हैं, जिसमें हमने लगभग हजारों महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हुआ है सारी क्लासेस का मिला करके। तो ये सारे प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन आप सभी को करा सकें। तो इस क्रम में आज जो हम प्रश्न देखने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है, चौपाई और रोला किस प्रकार का छंद है। तो ध्यान रखना है आपको, सममात्रिक छंद हैं ये दोनों, चौपाई और रोला, इन दोनों को एक साथ ध्यान रखेंगे, सममात्रिक छंद हैं। छप्पय और कुंडलिया किस प्रकार के छंद हैं। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, साथ में विषम मात्रिक छंद हैं। ठीक है, तो चौपाई और रोला सममात्रिक, छप्पय और कुंडलिया विषम मात्रिक। इसके अलावा जो दो हैं महत्वपूर्ण, तीन हैं, दोहा, सोरठा और बरवय, ये किस प्रकार के छंद हैं। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है, अर्ध सममात्रिक छंद। तो तीन तरह के छंदों की बात हमने की और तीन कैटेगरियां हैं, तो इन्हें अच्छे से आप एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं के टाइम पे आप रिवीजन बेहतर कर सकें। अगला पॉइंट है, जहां कार्य और कारण में कोई संगति न हो वहां कौन सा अलंकार होता है। यानी कार्य कुछ हो रहा है और कारण उसका जो है कुछ और हो, तो ऐसी जगह पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। दृग ऊर्झत, नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं, टूटत कुटुम, और किसी के घर टूट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों के नेत्र उलझ रहे हों, वो प्रेम में हो रहे हों और उनका कुटुंब गृह परिवार टूट रहा हो। जुरत चतुर चित प्रीत, और जहाँ चतुर चित्त जुड़ रहे हों, प्रीति हो रही हो, वहाँ पर किसी का घर कैसे टूट सकता है। परत गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीत, और प्रेम का यह दृश्य देख करके दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। दई नई यह रीति, हे दई हे विधाता, यह कैसी नई रीति है। यानी कार्य कुछ और कारण कुछ और, दोनों में संगति नहीं हो पा रही है, यहाँ पर असंगति अलंकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत रस सिद्धांत के अंतर्गत है, तो सहृदय के चित्त की बात आएगी तो वहाँ पर श्याम सुंदर दास को आपको ध्यान रखना है। और केवल सहृदय का साधारणीकरण अगर बात करें तो ये किसका है, अभिनव गुप्त का। दोनों में माइनर डिफरेंस है, अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। सहृदय का चित्त पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास, और सहृदय का केवल पूछा जाए तो अभिनव गुप्त। इन दोनों से अलग आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना है। तो ध्यान रखेंगे, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सहृदय की बात उसको अलग याद रखिए, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण इसे अलग याद रखिए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत उपयोगी हैं। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स और हिंदी साहित्य के रिटन नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारे नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखते हैं, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने भावों की संख्या मानी है 49, और उसमें भी क्या क्या है, 33 संचारी भाव है, 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। तो इन्हें जब आप टोटल करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुल जो भावों की संख्या हो रही है वो 49 हो रही है। इस रूप में ध्यान रखें। अच्छा, संचारी भावों और स्थायी भावों के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन सात्विक भाव जो 8 प्रकार के हैं उनके नाम कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। वो हैं स्वेद, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। इतनी जो भाव हैं ये सात्विक भावों की श्रेणी में आते हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे ताकि कभी भी पूछ ले कि किस प्रकार का भाव है, तो सात्विक भाव है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, काव्य हेतु। काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि काव्यांग पहली बार किसी ने कहा, आचार्य वामन ने, और किस शब्द के स्थान पर, काव्य हेतु के स्थान पे उन्होंने काव्यांग कहना उचित समझा।
साथियों, आप सभी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िलों से हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है, कोई उत्तराखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से बहुत सारे साथी हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी आप सभी की है, आप सभी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अपने जो ऑनलाइनर क्लासेस हैं, इनके माध्यम से आपकी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको हमारे चैनल का कंटेंट किस प्रकार लगता है, कितना उपयोगी लगता है, एक ईमानदार कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे वन-लाइनर फैक्ट्स की क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, ताकि जब भी परीक्षाएं हो तो आपके पास एक बेहतर और प्रामाणिक स्थान हो कि आप उसे स्क्रॉल करके देख सकें, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें एक जगह प्रामाणिक ढंग से मिल जाएं। तो हमारा ऐसा ही प्रयास है। देखते हैं अगला पॉइंट। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले यही आपको ध्यान रखना है, निराला की साहित्य साधना ये जीवनी विधा की रचना है। रामविलास शर्मा जी ने इसे लिखा है। रामविलास शर्मा जी को इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1970 में। अब 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इस रचना का प्रकाशन कब हुआ होगा? तो ध्यान रखेंगे, निराला की साहित्य साधना के कुल 3 भाग हैं, 3 भागों में लिखी गई रचना है। 1969, 1972, 1976, तो तीनों भागों का भाग 1 1969 में, भाग 2 1972 में और भाग 3 1976 में। तो जो 1969 में प्रकाशित हुआ उस पर 1970 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं, अष्टावक्र किस कवि का उपनाम है? तो ध्यान रखेंगे, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का एक तो उग्र उपनाम है ही, अष्टावक्र नाम से भी ये लिखते थे, जाने जाते हैं। इनकी आत्मकथा अपनी खबर नाम से बहुत प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में कई जगह लगी हुई ये पुस्तक है। तो अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र का भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी इनके काव्य संग्रह हैं, ध्यान रखेंगे। इनके साथ ही इनका जन्मवर्ष क्या है, कमेंट करके बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्मवर्ष क्या है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और आप सभी ने धैर्य से इस पूरी क्लास को यहाँ तक सुना है, तो आप सभी धैर्य के कवि हैं, धैर्य वाले स्टूडेंट हैं जो लगातार अंत तक क्लासेस को देखते हैं। अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको 7 से 8 मिनट की क्लास में मिलते हैं। आप इन्हें कहीं नोट कर लें, इन्हें रिवाइज कर लें, या एक पॉकेट वीडियोज़ की तरह इसे कहीं सेव किए रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। नोट्स के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे, और ये रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। जिन साथियों ने ऑर्डर किया है उन्हें जल्दी ही उनके पते पर ये नोट्स पहुँच जाएगा। बहुत उपयोगी होगा, एक आइडिया आपको लगेगा कि किस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, वो सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। हिंदी साहित्य का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का ये जो नोट्स है बहुत उपयोगी है, और साथ ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं पर आधारित हमारा ये नोट्स, जो कि हमने यूपी हायर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया था, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे अपने पास रख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।